राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस वेबिनार में कहा कि देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया न बनकर रह जाए, बल्कि देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6-7 सालों में मेकिंग इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और अब इन प्रयासों को आगे ले जाने के लिए अपनी स्पीड और स्केल को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकल लेवल पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत सारे क्षेत्रों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएलआई स्कीम जिस सेक्टर के लिए है उससे तो फायदा होगा ही, साथ में उससे जुड़े हर इकोसिस्टम को फायदा पहुंचेगा। देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर ना रहे, देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से ये चर्चा हो रही है। बीते हफ्तों में जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बहुत ही फलदायी संवाद हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इनोवेटिव सुझाव आए हैं। आज के इस वेबिनार का फोकस विशेष रूप से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है। साथियों, बीते 6-7 सालों में अलग अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है। अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने, अपनी स्पीड और स्केल को बहुत अधिक बढ़ाना है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। सरकार इसी फोकस के साथ आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देना हो, कंप्लायंस बर्डन को कम करना हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, या फिर जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब्स, इसका निर्माण हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है, और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग
सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्मशती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती के अवसर पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि रेणु जी ग्रामीण जीवन के जन सरोकार से जुड़े साहित्यकार थे। उनकी पहचान अन्य कथाकारों से अलग है तथा उनकी रचनाएं जनमानस के करीब हैं। उनके बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि शराबबंदी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पदाधिकारी एवं कर्मी मजबूती के साथ डेडिकेटेड होकर निरंतर अभियान चलाते रहें ताकि कोई बच नहीं पाए। मुख्यालय स्तर पर लगातार इसकी समीक्षा करते रहें तथा दोषियों के खिलाफ तेजी से ट्रायल कराकर सजा दिलवाएं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के बाहर और अंदर शराब के धंधे में लिप्त लोगों की चेन को ध्वस्त करें, कठोर कार्रवाई कर शराब माफियाओं के मनोबल को तोड़ें और उनमें कानून का भय पैदा करें। शराबबंदी लोगों के हित में है, इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 जिलों में पीपीपी मोड के तहत सिटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत और BMSICL के MD श्री प्रदीप कुमार झा मौजूद रहे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, बैरिया से गया एवं जहानाबाद की बसों के आवागमन तथा यात्री सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्वितीय चरण में नालंदा और नवादा के लिए बस की शुरुआत करने हेतु तैयारी में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला कालाजार उन्मूलन टास्क फोर्स की बैठक की गई। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, ICDS, जीविका एवं अन्य विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन ऑब्जर्वेशन होम के भवन एवं परिसर के निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 6 मार्च 2021 तक सभी कार्यों को पूरा करने तथा इसे जल्द क्रियाशील करने के संबंध में कई निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने काको प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय हाजीपुर में बाल पंजी का संधारण, बच्चों का नामांकन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान सह शिविर का शुभारंभ किया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भारत माला परियोजना के भू अर्जन के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भू अर्जन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं कर्मी उपस्थित रहे। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने इटाड़ी प्रखंड में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुराना पोखर एवं आहर पैन के जीर्णोद्धार कार्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में पंचायत आम निर्वाचन 2021 को पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गया के जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने सिविल सर्जन, DIO, DPM, स्वास्थ्य सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में विचार विमर्श किया। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कुल 42 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने छात्रवृत्ति देने के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा अनुदानित हाई स्कूल व इंटर के आधार पर दी जाने वाली राशि की स्वीकृति दी है। ऐसे स्कूलों और इंटर कॉलेजों के लिए 842 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि चालकों की ट्रेनिंग के लिए संस्थानों का निर्माण कराया जा रहा है। ट्रेन ड्राइवर ही गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना में कमी आएगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए निर्णय किया गया है। इसके संबंध में कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इथेनॉल के निर्माण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। गन्ना से चीनी के साथ साथ राज्य में इथेनॉल का भी उत्पादन होगा। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो गई है।
लोग इससे प्रेरित होंगे। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की स्थापना की है। विभाग ने कोरोना के फैलने के साथ ही इससे बचाव के लिए जन जागरूकता हेतु सभी स्तरों पर काम शुरू कर दिया है। इसका मुख्य मकसद नागरिकों से विचारों का आदान प्रदान करना है। पटना के जिला अधिकारी ने गर्मी के दौरान पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु जिला अंतर्गत करीब 800 सर्वेक्षित चापाकलों की मरम्मती के लिए 46 टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का प्रयोग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य के किसानों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया गया। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने मोहली पंचायत के सिसवा ग्राम में सामुदायिक पुस्तकालय एवं सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु आम लोगों को जागरूक किया। अरवल की जिला पदाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के संबंध में बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों एवं निर्वाची पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय के विमर्श कक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित ग्राम फ्लेक्स भवन में बाल पंजिका संधारण, गुणवत्ता शिक्षा एवं शिक्षकों के उन्मुखीकरण हेतु शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। भोजपुर के जिला पदाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के पदाधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य एवं अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गया के जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के बीच 4 और 3 चक्का वाहन एवं मोपेड सह आइस बॉक्स का वितरण किया। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार आज हम आपको बिहार के दरभंगा में स्थित श्री राम जी के सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसे बरसों पहले महाराज छत्र सिंह ने स्थापित किया था। इस मंदिर में भगवान राम जी की प्रतिमा उनके पूरे परिवार के साथ है, इसीलिए इसका नाम श्री राम दरबार मंदिर रखा गया है। देखिए राज सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। दरभंगा महाराज के द्वारा स्थापित श्री राम दरबार मिथिलांचल के भक्तों के आस्था का प्रतीक है और दरभंगा महाराज यहाँ स्वयं आकर राजा रामचंद्र जी सीता मैया का विशेष पूजा अर्चना किया करते थे और राजा रामचंद्र जी की इतनी कृपा है कि यहाँ रोज रामायण का पाठ होता है। शहर के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ रोज रामायण का पाठ करते हैं और यहाँ भंडारा का आयोजन भी होता है। खासकर रामनवमी में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कामेश्वर जी, आप तो कई वर्षों से इस मंदिर में हैं, राम मंदिर में लगभग कितने वर्षों से? 1995 से। तो इस मंदिर के विषय में क्या विशेषता है, थोड़ा हमें जानकारी। मंदिर का विशेषता तो है 1807 में ये मंदिर बना, महाराज छत्र सिंह बनवाए इसको और यहाँ दैनिक करीब 40 वर्ष से सत्संग होता है रामचरितमानस पर शाम में 6 से 8। कितने लोग भाग लेते हैं रामचरितमानस में? बहुत आते हैं। कितने वर्षों से ये चल रहा है? 40 वर्ष। मंदिर की स्थिति तो डेंट पेंट नहीं, पेड़ हो गया है, क्या कारण है? मंदिर का रंग रोगन नहीं हो रहा है? रंग रोगन नहीं हुआ, ट्रस्ट के अंदर में है। क्या ट्रस्ट का नाम है? कामेश्वर धार्मिक विनाश। और यहाँ का विशेष पूजा कब होता है? विशेष पूजा रामनवमी, जानकी नवमी, विवाह पंचमी। और महारानी काम सुंदरी देवी यहाँ आती है? महाराजा तो बराबर आते थे। हाँ, आते हैं। महारानी साहब भी बराबर आते हैं। तो उनका संरक्षण प्राप्त है आप लोग को? हाँ, तब न है हम लोग यहाँ। तो पंडित जी ने कहा कि 1807 ईस्वी में महाराजा छत्र सिंह जो दरभंगा
राज्य से संबंध रखते थे, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। आप सभी दर्शकों को मैं मंदिर की स्थिति दिखा रहा हूँ। मंदिर में लगता है कई वर्षों से न पेंट हुआ है न प्लास्टर हुआ है, और सभी प्लास्टर झड़ रहे हैं। पेंट तो बिल्कुल काला पड़ चुका है और पेड़ भी उग चुके हैं छत पे। आप ये देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। पेड़ यहाँ छत पे, और बिल्कुल डेंट पेंट नहीं होने के कारण मंदिर की सूरत और सीरत दोनों बिगड़ चुकी है। निंदनीय है। कम से कम मंदिर का जीर्णोद्धार तो होना चाहिए। और राजा रामचंद्र जी, सीता माँ यहाँ विराज रही है, और दरभंगा महाराज का ये धरोहर है, और इस धरोहर को संजो कर रखना हमारे सभी नागरिकों का मुख्य कर्तव्य है। राजा रामचंद्र जी का जब आप दर्शन करेंगे तो मन प्रसन्न भी होगा। मैं DID न्यूज के लिए श्री राम मंदिर नरगोना पहले। कानपुर के विजयनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है। कानपुर के विजयनगर में रूपाणी चप्पल फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण लपटें देखकर कर्मचारियों ने फैक्ट्री से बाहर निकलकर किसी भी तरह अपनी जान बचाई। लपटों से उठने वाले धुएं को देख आसपास की फैक्ट्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अगर ये आग और फैक्ट्रियों तक फैल जाती तो परिणाम और भयंकर होते। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष व निगम पार्षद अभिषेक दत्त ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली नगर निगम को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की राजनीति में दिल्ली की जनता का हाल बुरा हो रहा है। तो जिस तरीके से ये लोला कुश्ती दोनों पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए हर रोज नई नई बातें करती हैं। अगर आप बात करो होर्डिंग्स की तो केजरीवाल जी कहते हैं MCD में घोटाला है। अगर आप बात करो दिल्ली सरकार की तो भारतीय जनता पार्टी कहती है केजरीवाल जी का 26,000 करोड़ का घोटाला है। दोनों जगह आपकी सरकार है। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के पास में, CBI बीजेपी के पास में। कोई फिल्म एक्टर कुछ ट्वीट करता है तो उसके इनकम टैक्स वाले CBI वाले पहुंच जाते हैं, परंतु जब उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके सांसद कहते हैं कि 26,000 करोड़ का दिल्ली जलपोर्ट में घोटाला है, तो आप ही के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये होर्डिंग तक सीमित क्यों नहीं है? अब तक कोई भी इसमें अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? कोई भी अब तक इसमें FIR क्यों नहीं हुई? ये केवल और केवल दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की बातें करते हैं। आज जो दिल्ली की स्थिति है, इन्हीं की केंद्र सरकार द्वारा की गई सर्वे से सामने आती है। निगमों में भी आप 65 नंबर पे है और स्टेट गवर्नेंस में भी आप 65 नंबर पर है। अगर हम बात करें प्लानिंग की, प्लानिंग क्या होती है निगम के अंदर? जब तीनों निगम के मेयर्स हाउस के अंदर ये प्लान करते हैं कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम किस तरीके से पेंशन दे पाएंगे, तनख्वाहें दे पाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, उसमें इनकी रैंकिंग क्या है। 44 रैंकिंग है ईस्ट दिल्ली की, 43 रैंकिंग है साउथ की और 41 है नॉर्थ की। और दुख की बात ये आ रही है कि इन तीनों निगमों के पास बाकी 51 निगमों
से ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। एक छोटे से शहर के निगम में और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निगम में व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा फर्क है, परंतु केवल आम आदमी पार्टी की सोच की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों की वजह से आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, पानी में भी त्रस्त है, सफाई में भी त्रस्त है, और जो लोग यहाँ पे सेवा करते हैं हमारे कोरोना योद्धा, वो खुद इनसे परेशान है। देश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कल 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा 8,998 कोरोना के नए मामले सामने आए, तो वहीं दिल्ली में भी फरवरी महीने के बाद कल सबसे ज्यादा 261 मामले सामने आए। कोरोना को लेकर राष्ट्र प्रथम की टीम ने आम जनता की राय ली कि किस तरह से इस महामारी के बढ़ते प्रसार को रोका जाए। सब लोग मास्क लगा के रहें और थोड़ा इसका ध्यान रखें कि मतलब एक दूसरे से दूर होकर बात करें और इसी तरीके से आपकी महामारी दूर हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो आम नागरिक है उसको ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। सरकारों के ऊपर निर्भरता तो ज़रूरी है, लेकिन उतनी निर्भरता नहीं होनी चाहिए कि हम टोटली सरकार के ऊपर छोड़ दें। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने मास्क पहना हुआ है, सबको मास्क पहन के रहना चाहिए। ये प्रिकॉशन से हम 90% इस बीमारी से बच जाते हैं। कोरोना जो है एक विश्वव्यापी मतलब बीमारी है, उसको रोकने के लिए दुनिया के देश अपने अपने तरीके से मतलब जो है सावधानी बरत रहे हैं। अभी तो क्योंकि कोरोना के लिए वैक्सीन मतलब भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है, जो कि टीकाकरण इस देश में चल रहा है, तो वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन क्योंकि जो गवर्नमेंट ने मतलब जो अपनी वो कहना चाहिए एडवाइजरी जो उसने मतलब जारी की हुई है कि भाई हमें 2 गज की दूरी, हमें मास्क जरूरी और हाथ को सैनिटाइजर करना, तो इनको हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि अभी महामारी जो पहले आई थी, ठीक है, अब ये दोबारा से एक्टिव हो गई है, ठीक है। और ये खाली महाराष्ट्र में नहीं है, जैसे कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब में भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है दोबारा से, ठीक है। जैसे पहले लोगों ने इसके लिए प्रिवेंटेशन लेना शुरू कर दिया था, मास्क और ये सब। अब देख रहे होंगे थोड़े समय पहले से सारी चीज़ें जैसे अवॉइड करने लगे थे हम लोग, मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह कम कर रहे थे। बट ये दोबारा से जैसे अब स्टार्ट हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि दोबारा से लोगों को अपनी सेहत की ओर ध्यान देते हुए, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्त यार मित्रों को ध्यान देते हुए, देखिए, तो दोबारा से इन चीज़ों को सही से प्रयोग करना शुरू करना चाहिए और खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। पहले जो केसेस जो आते थे और उस तरह के जो नियम कानून जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ने बनाए थे, तो पब्लिक थोड़ा सा डर चुका था, उस बीमारी से डरता ही था, लेकिन कानून की जो कार्रवाई थी उससे डरता था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने भी जिस तरह से थोड़ा सा हाथ ढीले कर दिए हैं, सरकार ने भी हाथ ढीले कर दिए, तो इसकी वजह से लोग अब यहाँ पे लगभग 100% में से अगर देखिएगा तो लगभग आपको कम से कम 50% से ज़्यादा लोगों के ऊपर मास्क हटा हुआ मिलेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं ये सिर्फ पब्लिक की गलती नहीं है, सरकार को भी मैं जिम्मेवार मानता हूँ कि सरकार जब सख्त होंगे, जो कानून जैसा सख्त करेंगे, तो सरकार आम जनता को मानना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर से हम जीतेंगे और हम एक बार कोरोना के ही नहीं पूरे दुनिया को एक मैसेज देने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार के निर्माण को बढ़ाती हैं। भारत इसी अप्रोच के साथ तेजी से काम करना चाहता है। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। राहुल गांधी का संघ को लेकर दिए गए बयान और शशि थरूर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ी दाढ़ी पर की गई टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राहुल के साथ साथ शशि थरूर पर भी हमला किया। गिरिराज का कांग्रेस पर तंज, कहा जनता दादी की नाक और पशु नाच की राजनीति से ऊब चुकी है। SC/ST एक्ट में 20 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुए विष्णु तिवारी। खट्टर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस।
भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,838 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,83,761 हो गई। वहीं 1,08,39,894 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। रोवर को सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतारकर अमेरिका ने रचा इतिहास। जो बाइडेन ने की नासा की तारीफ। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार चौथी हार, जर्मनी का दौरा हुआ समाप्त। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज विशेष एनडीपीएस अदालत में सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ड्रग मामले में आरोप पत्र दायर किए। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने राष्ट्र को कैसे हम सर्वप्रथम स्थान पर ला सकते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र हित व्यक्तिगत हितों से ऊपर हैं और हम सभी को अपने देश को विश्व पटल पर श्रेष्ठ मान स्थापित करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्थान के प्रति हमें पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश विश्व पटल पे उच्च स्थान प्राप्त करने में सक्षम एवं सफल होगा। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या राय है? भारत को विश्व गुरु बनने के लिए कई चीज़ों में हमें विकास करने की आवश्यकता है और कई जगह पे हम लोगों ने बहुत तेज़ी से विकास किया है। अगर हम कंप्यूटर के क्षेत्र की बात करें तो पूरे विश्व में भारत का एक ये उच्च स्थान है। बागवानी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में हम सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर आते हैं, फलों में दूसरे स्थान पर आते हैं, दुग्ध में भी हमारा स्थान बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हमारे कृषि का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो विश्व स्तर पे हमारी पहचान है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने राष्ट्र को विश्व में उच्चतम स्थान दिलाने में अपना सहयोग पूरे तन मन धन के साथ देने की आवश्यकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार अपने आप में एक कलंक है। मैं समझता हूं कि किसी भी स्तर पे अगर भ्रष्टाचार होता है तो वो देश के आर्थिक विकास, उसकी उन्नति में बाधक है। हमें सभी को एक संकल्प के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम सब उच्च कोटि का राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं तो हम सबको इस संकल्परत होना पड़ेगा कि हमें इस कुरीति को, इस बुराई को, इस कलंक को छोड़ने की आवश्यकता है। और हम सभी को एक संकल्प जब हमारा होगा, हमारी नीतियां अच्छी होंगी, हमारी सोच अच्छी होगी अपने राष्ट्र के प्रति, तभी हम इन बुराइयों को परित्याग कर सकते हैं। अगर समाज के सभी अंग इस चीज के लिए कृत संकल्प हो जाएं, ना हम भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा देंगे और ना ही उसको प्रोत्साहन में हम किसी प्रकार से सहयोग करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र विश्व स्तर पे अपना उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का जो प्रमुख व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है या हमारी जो वित्त व्यवस्था है, ये एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था है। हमारे इस दिशा में काफ़ी कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, परंतु और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे देश की जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हो। कुपोषण जो हमारे देश के लिए एक अभिशाप है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उस दिशा में और अधिक हमें तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
शिवम